दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं। वह अपने भीतर बसी हुई उस असीम शक्ति से अनजान है, अर्थात वह खुद पर विश्वास नहीं करते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही हमें तरह तरह के कामों से रोका जाता है, टोका जाता है। बेटा, तू ये मत करना, ये तुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लिए अभी बहुत छोटे हो। ऐसी कई सारी बातें आपने भी अपने बचपन में अवश्य ही सुनी होंगी। और ये सारी बातें जाने अनजाने हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण हमारा अवचेतन मन ये समझने लगता है कि हमारे भीतर वो क्षमता नहीं है, हमारे भीतर वो काबिलियत नहीं है, हमारे भीतर वो ताकत नहीं है कि हम उस कार्य को कर सके। और इसी कारणवश देखते ही देखते हमारा आत्मविश्वास भी पूरी तरह से टूट जाता है। हमें खुद पर विश्वास नहीं रह जाता, हमें खुद पर यह यकीन नहीं होता कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो सारी बातें हम पर हावी होती चली जाती हैं और देखते ही देखते हम उन बातों के अधीन हो जाते हैं, अर्थात हम खुद पर यकीन करना ही भूल जाते हैं। बल्कि हम तो खुद से ज्यादा दूसरों पर यकीन करने लगते हैं। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं, जिन शक्तियों के साथ बड़े बड़े महान योद्धा पैदा हुए हैं। किंतु हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते, हम उन्हें समझ नहीं पाते, और इसी कारणवश हम खुद पर यकीन भी नहीं करते। और इसीलिए हम अधिकांशतः ही अपने कार्यों में विफल भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो खुद पर विश्वास ही नहीं है। अब आप में से अधिकांशतः लोग ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बात हुई, मुझे तो खुद पर पूरा विश्वास है, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं। लेकिन एक पल के लिए ठहरिए और जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। जब भी आपने या आपको किसी और ने कोई कार्य सौंपा होगा, उस समय आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार अवश्य उठ रहे होंगे, जैसे कि पता नहीं मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं, ये कार्य मेरे लिए संभव है या नहीं, मैं इस कार्य के लिए बना हूं या नहीं, नहीं नहीं, इस कार्य में तो मैं अवश्य ही असफल हो जाऊंगा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे मन में उठने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं जानते, अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। किंतु यदि आप अपनी शक्तियों को जान लें, अपने आप को जान लें, अपने आत्मविश्वास को एक बार फिर से जगा दें, तो आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला ये कैसे संभव होगा, हम अपना आत्मविश्वास कैसे जगा सकते हैं, हम खुद पर यकीन कैसे कर सकते हैं, क्या इसका कोई उपाय है? तो चलिए इसे एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में नदी किनारे एक गुरुवर अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे, और उनके साथ उनके कई सारे शिष्य भी वहीं पर रहते थे। वह गुरुवर हर दिन संध्या के वक्त अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से तरह तरह के उपदेश दिया करते थे। एक दिन की बात है, वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को कहानी के माध्यम से उपदेश देने की कोशिश कर रहे थे। वह कह रहे थे, शिष्यों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयावान था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा करता था। वह अपने राज्य में कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने देता। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और हर कोई राजा की प्रशंसा किया करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और तभी एक दिन उस राज्य के प्रधानमंत्री की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। उस राज्य का प्रधानमंत्री बहुत ही शूरवीर था, वह पराक्रमी था। उसकी युद्ध की गाथाएं आसपास के राज्यों में फैली हुई थी। लेकिन अचानक उस राज्य के प्रधानमंत्री की तबीयत खराब होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित था। वह बहुत ही परेशान हो चुका था। राजा ने प्रधानमंत्री की जांच करवाई, तरह तरह के हकीमों
और वैद्य को बुलाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया, और वह था कि प्रधानमंत्री का बचना अब नामुमकिन है। यह सुनने के बाद राजा और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर प्रधानमंत्री की जगह कौन लेगा? आखिर वो कौन होगा जो उनके इतना शूरवीर और पराक्रमी होगा? राजा बहुत ही असमंजस में था और अपनी राजगद्दी के इर्द गिर्द चारों ओर वो चक्कर लगा रहा था। राजा को इस तरह से चिंतित देख वहां पर उपस्थित सभी राजदरबार भी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा किस बारे में सोच रहे हैं, आखिर वह क्या चाहते हैं और वह किस बात को लेकर इतने चिंतित है। वहां पर उपस्थित हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी राजा से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक राजा की पत्नी राज दरबार पहुंची और अपने पति को इस प्रकार चिंतित देखकर वह राजा से कहती हैं, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर क्या बात है? अवश्य ही आप किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं, किंतु वह उलझन क्या हो सकती है? हमारा राज्य खुशहाल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। हमारी प्रजा भी आपके राज्य में बहुत खुश है, किंतु आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं? आखिर आपकी इस चिंता का क्या कारण है? यदि आप हमें अपनी चिंता बताएंगे तो हो सकता है कि हम आपको कोई सुझाव दे सकें। इस पर वह राजा बड़े दुख भरे शब्दों में अपनी पत्नी से कहता है, महारानी, हम बहुत बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। हमारी इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। इस पर महारानी राजा से कहती हैं, परंतु यदि आप अपनी समस्या बताएंगे नहीं तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? इस पर वह राजा अपनी पत्नी से कहता है, तुम तो जानती हो महामंत्री अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और वो कितने पराक्रमी और कितने शूरवीर हैं, ये हम सभी जानते हैं। और अब इस राज दरबार में ऐसा कोई नहीं जो उनकी जगह ले सके। किंतु राज दरबार में उपस्थित हर कोई महामंत्री की जगह लेने के लिए उत्सुक है। अब आप ही बताइए, महामंत्री के इस पद के लिए कौन उचित होगा, जिसमें महामंत्री की ही तरह सामर्थ्य हो, वह शूरवीर हो, पराक्रमी हो, जिसका सामना करने से भी दुश्मन कतराए। इतना कहकर वह राजा शांत हो गया। तभी कुछ देर सोच विचार करने के बाद महारानी राजा से कहती हैं, बस इतनी सी बात और इसके लिए आप इतना चिंतित हैं? इस पर राजा आश्चर्यचकित होकर महारानी की ओर देखते हैं और महारानी से कहते हैं, तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है तो तुम ही बताओ, महामंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार कौन होगा? इस पर महारानी मुस्कुराते हुए राजा से कहती है, महामंत्री का एक लौता पुत्र, वह भी तो इस पद के लिए उचित उम्मीदवार हो सकता है। इस पर राजा महारानी से कहता है, नहीं नहीं, वह तो शरीर से बहुत ही दुर्बल है, मैं उसे इस पद के लिए भला कैसे नियुक्त कर सकता हूं? जब वह छोटा था तो उसका शरीर बहुत ही कमजोर था और दूर दूर से वैद्य उसके उपचार के लिए आया करते थे, और भला ऐसे किसी इंसान को मैं महामंत्री पद के लिए कैसे नियुक्त कर सकता हूं? नहीं नहीं, मैं उसे यह पद नहीं दे सकता। किंतु महारानी के आग्रह पर राजा ने महामंत्री पद के लिए महामंत्री के बेटे को राज दरबार बुलाया। देखने में तो वह काफी सुडौल और मजबूत नजर आ रहा था, अर्थात शारीरिक रूप से वह बहुत ही मजबूत हो चुका था, किंतु राजा अब भी उसे दुर्बल ही समझ रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन से राजा ने महामंत्री के बेटे को बड़ा होते हुए देखा था और उसके शरीर को इस प्रकार कमजोर देखा था कि वह उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। और जो छाप हमारे मन की गहराइयों में बस जाती है, उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किंतु राजा ये भूल चुके थे कि जीवन कभी ठहरता नहीं, वह पानी की तरह बहता ही रहता है। और जब प्रधानमंत्री के बेटे को राजा की इस सोच के बारे में पता चला, तो प्रधानमंत्री के बेटे ने अपने आप को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, किंतु हर बार राजा उसे कम आंकता, उसे कमजोर समझता। राजा बार बार दूसरों के उदाहरण देकर प्रधानमंत्री के बेटे को
समझाने की कोशिश करता। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह प्रधानमंत्री के बेटे को अपनी संतान की तरह मानता, उसे समझाने की कोशिश करता। लेकिन बार बार ऐसा करने से प्रधानमंत्री के बेटे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उसे लगने लगा कि राजा मेरे साथ जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वह मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य नहीं समझते। इसी कारण तो वह मेरे हर कार्य में कोई न कोई कमी जरूर निकाल देते हैं। किंतु वहीं पर राजा हर बार प्रधानमंत्री के बेटे को यह समझाने की कोशिश में लगा रहता, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कर रहा हूं। यदि तुम ये सारे काम सीख लो तो तुमसे गलतियां नहीं होंगी और तुम अपने कार्य को आसानी से और सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर पाओगे। लेकिन राजा की इस आदत के कारण प्रधानमंत्री का बेटा मन ही मन ये सोचने लगा था, राजा मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। और इसी सोच के कारण देखते ही देखते प्रधानमंत्री के बेटे के मन में ईर्ष्या और भी बढ़ने लगी थी। बात अब यहां तक आ चुकी थी कि वह अपने मन के एक विचार भी राजा से नहीं कह पाता था। वह राजा से कुछ भी खुलकर नहीं कह पाता था और राजा भी कभी प्रधानमंत्री के बेटे से बात करने की कोशिश तक नहीं करता था। और देखते ही देखते प्रधानमंत्री के बेटे के मन में जो ईर्ष्या थी उसने अब एक विकराल रूप ले लिया था। और एक रात प्रधानमंत्री के बेटे ने अपने आप को साबित करने के लिए राजा का कत्ल कर दिया और वह उसकी लाश में लगातार खंजर घोंपे ही जा रहा था। और इसका कारण यह था कि उसके भीतर जो ईर्ष्या थी, जो राजा को लेकर नफरत थी, वह उसे शांत करना चाहता था, किंतु वह ईर्ष्या और भी बढ़ती ही जा रही थी। राजा की मृत्यु के बाद भी वह उसकी लाश में लगातार खंजर घोंपे ही जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितना शूरवीर हूं, मैं दूसरों से कहीं अधिक बेहतर हूं, मैं आपसे भी बेहतर हूं, लेकिन आपने मुझे कभी पहचाना ही नहीं, आपने मुझे कभी जाना ही नहीं, आपने तो बस मेरे भीतर कमियां ही देखी। इतना कहकर उन गुरु ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और फिर वह अपने शिष्यों से प्रश्न करते हुए कहते हैं, शिष्यों आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या प्रधानमंत्री के बेटे ने जो किया वो सही था या जो कुछ भी हुआ उसे किसी तरह से टाला जा सकता था? उन गुरु का यह प्रश्न सुनने के बाद उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य उठ खड़ा हुआ और गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप मुझे बेहतर बनाना चाहेंगे तो आप मेरी कमियों के बारे में मुझे अवश्य बताएंगे और उन कमियों को किस प्रकार मुझे सुधारना चाहिए इसकी सलाह भी आप मुझे अवश्य ही देंगे, अर्थात आप अपना अनुभव मुझसे साझा अवश्य ही करेंगे। ऐसी अवस्था में राजा ने भी ठीक वैसा ही किया है। इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी, किंतु प्रधानमंत्री का बेटा, उसे राजा से इतनी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। उसे भला इतनी क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? पहले शिष्य का यह जवाब सुनने के बाद उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य और खड़ा हुआ और वह गुरुदेव के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, ज्ञान और कमियां सही समय, सही वक्त और सही जगह देख कर देनी चाहिए, तभी सही मायने में वो उपयोग में लाया जा सकता है। अन्यथा यदि आप दूसरों के सामने केवल दूसरों की बेइज्जती ही करते रहेंगे, दूसरों को नीचा दिखाते रहेंगे, दूसरों से ये कहते फिरेंगे कि वह तो कमजोर है, वह इस पद के लायक नहीं, तो इससे तो किसी के भी मन में ईर्ष्या का भाव अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगा और ऐसा होना स्वाभाविक है। राजा को दूसरों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह चाहता तो प्रधानमंत्री के बेटे को एकांत में ले जाकर भी समझा सकता था, उसे ये एहसास दिला सकता था कि वह उससे प्रेम करता है और वह उसे सही राह पर ले जाना चाहता है, वह उसे उचित पद पर ले जाना चाहता है। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण प्रधानमंत्री के बेटे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और आखिरकार प्रधानमंत्री के बेटे ने अपना बदला ले लिया। मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री का बेटा बिल्कुल सही है। दूसरे शिष्य का यह जवाब सुनने के बाद एक और शिष्य खड़ा हुआ और वह गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है,
हे गुरुवर, हमें हमेशा केवल किसी भी इंसान की कमियां ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। अर्थात कभी कभी हमें उसे शाबाशी भी देनी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, ताकि उसे ऐसा न लगे कि हम केवल उसकी कमियों के बारे में देख रहे हैं, उसकी खूबियां हमारी नजर में नहीं, बल्कि उसे तो ऐसा लगना चाहिए कि मुझे मेरी कमियों के बारे में समझाया जा रहा है और उसी के विपरीत अच्छे कार्यों के लिए मुझे सराहना भी मिल रही है, ताकि उस व्यक्ति के मन में प्रेम के भाव का उदय हो सके। तभी वो व्यक्ति ये समझ पाएगा कि मेरी जो कमियां निकाली जा रही हैं वो सच में मेरी कमियां ही हैं और उसमें मुझे सुधार करना चाहिए, ना कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि वह तो मुझे और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, शिष्यों, ये समाज हमेशा ही हमारी कमियों के ऊपर नजर रखता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने भीतर असीम शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है, वह असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ है। हर एक व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता है कि वह जो चाहे उसे हासिल कर सकता है, किंतु यह समाज हमारे भीतर बसे हुए उस विश्वास को जगाने ही नहीं देता, बल्कि यह तो हमें हमेशा नीचा दिखाता रहता है, हमारे भीतर की उन कमियों को बार बार दोहराता रहता है, जिस कारण यदि हम खुद पर विश्वास करना भी चाहें तो हम खुद पर विश्वास कर नहीं पाते, क्योंकि जब बार बार हमारे सामने हमारी कमियां आती हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारी कमियों पर ही चला जाता है, जिस कारण देखते ही देखते हमारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, कमियां बताना इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि उन कमियों को दिखाना, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को इस बात का एहसास ना हो कि उसने कोई गलती की है, उसने कोई गलत कार्य किया है, तब तक आप उसे उसकी कितनी भी कमियां क्यों न दिखा लो, वह आपकी बात नहीं मानने वाला। अगर इसे एक उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मिट्टी में बीज बोना सीख रहा है और आप खड़े होकर उसके इस कार्य को देख रहे हैं, परंतु जब वह व्यक्ति मिट्टी में उस बीज को बो रहा है तब आपके मन में यह सवाल उठता है कि यह व्यक्ति गलत तरीके से बीज बो रहा है, और आप जाकर उससे यह कहते हैं कि भाई, आप इस बीज को गलत तरीके से बो रहे हैं। ऐसे में वह दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनेगा तो जरूर, किंतु मानेगा नहीं, क्योंकि उसे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। किंतु वहीं पर यदि आप उस व्यक्ति को जमीन में बीज बोकर दिखाएंगे तो उसे ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वह जरूर ही यहाँ पर गलती कर रहा था, और वह उस गलती को समझ जाएगा और उसे सुधारने की कोशिश भी करेगा। किंतु यह समाज हमें सिर्फ ये बता देता है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, लेकिन उस गलती को सही करके हमें कोई नहीं दिखाता, अर्थात वह गलती किस तरह से ठीक की जा सकती है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और जब तक हम उस गलती को ठीक होते हुए नहीं देखेंगे तो हमें इस बात का एहसास कैसे होगा कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं और हमें कहां पर उसे सुधारने की आवश्यकता है। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि एक पिता है जिसे इस बात का गुरूर है कि उसे अपने बेटे से कहीं ज्यादा अनुभव है, अर्थात जितना उसके पास अनुभव है उतना दूसरों के पास नहीं। इसलिए वह पिता अपने आप को हमेशा ही सही समझता है, फिर चाहे वह किसी राह पर या किसी कार्य में कोई गलत ही कार्य क्यों न कर रहा हो। और इसी के विपरीत जो उसका बेटा है वह चाहे कोई भी कार्य क्यों न करे, उसका पिता उसे हमेशा गलत ही समझता है, क्योंकि हमेशा उसके कार्य में उसे गलती ही नजर आती है। लेकिन वह पिता यह भूल चुका है, अनुभव उम्र बढ़ने से नहीं आता, वह तो सही सोच और सही समझ से आता है, होश पैदा करने से आता है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र का व्यक्ति ज्यादा अनुभवी नहीं हो सकता, कम उम्र का व्यक्ति भी अधिक अनुभवी हो सकता है अगर वह पहले से सचेत है, जागा हुआ है, होश में है, तो वह औरों से अधिक अनुभवी हो सकता है। किंतु हम में से अधिकांश लोग तो अपना जीवन केवल नींद में ही बिता देते हैं, और इसी कारणवश
हम में से अधिकांश लोगों के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं होता जिस पर वह अपना प्रमाण दे सकें, क्योंकि हमने तो अपना पूरा जीवन केवल नींद में ही बिता दिया है। हमने कभी जागरूकता के बारे में जाना नहीं, हमने कभी जागरूक होने के बारे में सोचा ही नहीं। और इसी कारण आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन काल में एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में क्या आप उस व्यक्ति को अनुभवी कहेंगे? हो सकता है कि उसकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी हो, वह बूढ़ा भी हो चुका हो, लेकिन क्या उसने सचमुच अनुभव प्राप्त किया है? किंतु यहाँ पर एक और बात समझने की आवश्यकता है, और वह यह है कि किसी भी इंसान के काम में कमियां केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो उस कार्य क्षेत्र में अपने आप को अनुभवी मानता हो, अर्थात उस कार्य को वह अच्छी तरह से जानता हो। किंतु वहीं पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस कार्य के बारे में नहीं जानता, उस कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं जानता, फिर भी वह आकर आपको यह राय देने की कोशिश करता है कि आप उस कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहे, तो क्या आप उसकी बातें स्वीकार कर लेंगे? अगर हाँ, तो आपका आत्मविश्वास जरूर ही डगमगा जाएगा। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। वह दूसरों की बातों पर अधिक यकीन करते हैं, ना कि खुद पर। मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो इसका इलाज कौन करेगा? अवश्य ही कोई चिकित्सक, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चिकित्सा के बारे में आज तक अध्ययन तक न किया हो। वह आपकी बीमारी के बारे में जानता तक नहीं, लेकिन वह आपको तरह तरह के इलाज अवश्य ही बता देता है। और यदि आप उन इलाजों को अपने जीवन में उतारते हैं, अर्थात उनका उपयोग करते हैं, तो क्या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, बल्कि आपको और भी नुकसान ही झेलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि राजा प्रधानमंत्री की बेटे की जगह पर यदि एक बार खुद को रखकर देखता, तो उसे भी इस बात का एहसास हो जाता कि उस प्रधानमंत्री के बेटे के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है, कितना गुस्सा है, कितनी ईर्ष्या है, और वो ऐसा क्यों बन रहा है, इसके पीछे का कारण भी राजा अवश्य ही जान पाता। लेकिन वह तो एक राजा था, और उसके मन में हमेशा से केवल एक ही छाप बनी हुई थी कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य नहीं है। वह अपने अहंकार में प्रधानमंत्री के बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसकी भावनाओं को महसूस ही नहीं कर रहा था, जिस कारण यह घटना होना स्वाभाविक थी। किंतु मैं यहां पर यह भी नहीं कहता कि प्रधानमंत्री के बेटे ने जो कुछ किया वह सही था, लेकिन यहां पर राजा भी पूरी तरह से सही नहीं है। राजा की गलतियों के कारण ही राजा को ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा। और अगर आप किसी इंसान की बार बार कमियां दिखाते ही रहेंगे, तो वह अपनी असीम भावनाओं को कभी जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वह आपकी बातों पर अवश्य ही यकीन कर लेगा। उसके मन में ये बातें अवश्य ही उठ जाएंगी कि अगर कोई व्यक्ति बार बार मुझसे ये कह रहा है कि यह कार्य मैं सही नहीं कर रहा, तो अवश्य ही मैं कहीं न कहीं कोई कमी जरूर छोड़ रहा हूँ, और अगर मैं कोई कमी कर रहा हूँ तो ये कार्य मैं सफल नहीं कर पाऊंगा। और वह कभी भी अपनी असीम शक्तियों के बारे में नहीं जान पाएगा, वह अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं जगा पाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगा। किंतु यहाँ पर एक और पहलू है, उसे भी जानना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप किसी की कमियां ना दिखाएं, परंतु उसी के विपरीत अगर आप किसी की कमियों पर भी उसे शाबाशी देते हैं, तो वह अहंकार से लिप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने से पहले डरेगा नहीं, बल्कि वह उस कार्य को सही समझेगा। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ उसका सही मार्गदर्शन करना भी बहुत आवश्यक है। अर्थात कमियों के बारे में अवश्य ही बताएं, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करे तो उसे शाबाशी देना भी बहुत जरूरी है। अगर सिक्के का सिर्फ एक पहलू पकड़कर आप चलेंगे, तो आप अपने आप को अवश्य ही किसी न किसी मुसीबत में डाल लेंगे। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, यदि आप किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति खुद से अपनी सभी गलतियों को समझ सके, उन्हें सुधार सके और खुद पर विश्वास कर सके, तो तुम खुद पर उसका विश्वास कायम कर दो। और यदि वह व्यक्ति यदि खुद पर विश्वास करने लग जाएगा, तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है, फिर चाहे
उसके सामने कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वह कभी डगमगाएगा नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम होगा। और इसी के विपरीत यदि आप किसी भी इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसका खुद पर से विश्वास उठा दो। एक बार यदि किसी व्यक्ति का खुद पर से विश्वास उठ गया तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। जब भी वह कुछ नया करने की कोशिश करेगा, उसके मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे, तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी और उसे हमेशा यही लगेगा कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह चाहकर भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो एक इंसान को सफल बनाने में उसकी मदद करता है। वह गुरुवर अपनी बातें कह ही रहे थे कि तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु सवाल यहाँ पर यह है कि आत्मविश्वास पैदा कैसे किया जाए। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, निरंतर अभ्यास से। जब आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, ऐसी अवस्था में जब आपके सामने आपके जीवन की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आप उनका डटकर सामना करते हैं, तो जितनी बार आप अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं और उनसे जीतते हैं, उतनी बार आप अपने आप पर विश्वास कायम करते हैं, आपका खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है और ऐसे करते करते आप खुद पर और अधिक विश्वास करने लग जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग तो सफर शुरू करने से पहले रास्ते के बारे में सोचने ही लग जाते हैं। वह यह सोचने लगते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होगा, पता नहीं मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। लेकिन यहीं पर आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम जहां तक मुझे रास्ता दिख रहा है वहां तक तो मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं वहां तक पहुंचूंगा, मुझे आगे का रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाएगा। और इसी सोच के कारण अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, वह एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वह कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसलिए रास्ते की चिंता छोड़ दीजिए, बस खुद पर यकीन रखिए और ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम मनुष्य का जीवन बहुत ही रहस्यमयी है। कोई नहीं जानता कि हमारे साथ आगे चलकर क्या होगा। हमारे जीवन में खुशियां आएंगी या फिर दुख, ये कोई नहीं जानता। इसलिए भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि आप आज खुद पर यकीन करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। और हाँ, एक बात और याद रखना, यदि आप अतीत में हुई गलतियों के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अतीत में आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके आधार पर आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए और आप उस अनुभव का इस्तेमाल अपने आने वाले भविष्य के लिए कर सकते हैं। अर्थात वर्तमान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सफल बनाने में कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं और वर्तमान पर कार्य करते हैं तो अवश्य ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस खुद पर यकीन रखना आवश्यक है। और जिसे खुद पर यकीन होता है, खुद पर विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति कभी रुकते नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे अपने रास्ते को तय करते ही रहते हैं और देखते ही देखते वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल भी कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।